कैसे हो आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पे रह कर के स्टडी कर रहे होंगे और ये जो टाइम है इस टाइम को आप पॉजिटिव वे में ले रहे होंगे ताकि आपकी स्टडी और भी अच्छी हो सके। इस स्टडी को और भी अच्छा करने के लिए मैं 12th क्लास के अंदर न्यू सिलेबस स्टार्ट कर रही हूँ जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। देखिए आपकी जो 12th क्लास है उसमें एक तो आती है यूनिट फर्स्ट जिसमें 1 to 4 चैप्टर है। फिर है यूनिट सेकंड में 5, 6 और 7 ये वाले चैप्टर है बच्चों। ये वाली जो सेकंड वाली जो यूनिट है आपकी ये 14 मार्क्स की आती है एग्ज़ाम के अंदर। ठीक, कितने मार्क्स की आती है? 14 मार्क्स की आती है एग्ज़ाम के अंदर। अब यहाँ पर एक चैप्टर है ये 6 वाला, ठीक है। 6 वाला जो चैप्टर है मैं आज उसको स्टार्ट कर रही हूँ जो एग्ज़ाम के अंदर 6 मार्क्स का आता है। अब वो 6 मार्क्स का डिवाइडेशन कैसे होता है? 2+4 में होता है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है। ये बात मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि आपका जो पेपर है उसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। मीन्स सेक्शन ए, बी, सी और डी के अंदर डिवाइडेशन रहता है। आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करो, कोई भी यूनिट स्टार्ट करो तो आपको पता होनी चाहिए एग्ज़ाम के अंदर वो यूनिट कितने मार्क्स को कैरी कर रही है और उन मार्क्स का डिवाइडेशन कैसे होगा। तो जैसे मान लो मैंने आपको ये दे दिया यहाँ से ये, तो बाकी की आप अच्छे से निकाल सकते हो। जैसे ये 7 वाला जो चैप्टर है वो 3 मार्क्स का आएगा, 5 वाला जो चैप्टर है वो 5 मार्क्स का आएगा। तो आप देख लीजिए हो गए 14 मार्क्स। बट हमारा मेन एम किस पे रहेगा? 6 वाले चैप्टर पे रहेगा क्योंकि ये मोलिकुलर बायोलॉजी पे डिपेंड करता है। चैप्टर जो 6 है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? मोलिकुलर बायोलॉजी का टॉपिक है। मीन्स इसमें अपन डीएनए आरएनए से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है वो क्लियर करेंगे। अब यहाँ पर अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि चैप्टर 6 कितने मार्क्स का आएगा? 6 मार्क्स का आएगा। कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 आएंगे। 2+4 में डिवाइड होकर के आएगा। आप चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर से रिलेटेड आपको मार्क्स पता होना चाहिए। अब जो चैप्टर 6 है उसका नाम है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्या नाम है? मोलिकुलर, यहाँ लिख दूँ मैं चैप्टर 6 का नाम क्या है? मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो मॉलिक्यूलर बेसिस के अंदर आप स्टडी करते हो, जैसे डीएनए की स्टडी करते हो, आरएनए की स्टडी करते हो। इसके अंदर आप डीएनए से आरएनए बनाओगे, आरएनए से प्रोटीन बनाओगे, ठीक है। इन सब क्या फिर इनहेरिटेंस, 1 जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफ़र होना क्या होता है? इनहेरिटेंस होता है। तो यहाँ पर अपने जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको अपन क्या करवाते हैं? इनहेरिटेंस करवाते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या है? जैसे देखो डीएनए 1 जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफ़र होता है, आरएनए ट्रांसफ़र होता है, जो प्रोटीन बनते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं 1 जनरेशन टू अनदर जनरेशन। हम आगे स्टडी करेंगे तब हमें पता चलेगा जो इन्फॉर्मेशंस होती है वो प्रोटीन की फॉर्म में 1 जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन क्या होती रहती है? ट्रांसफ़र होती रहती है। तो जैसे जैसे अपन डीपली जाते जाएंगे आपकी ये वाला जो चैप्टर है वो कवर होता जाएगा। तो ये बात आपको पता चल गई यूनिट सेकंड की। अब ये जो चैप्टर है इसके अंदर देखो मॉलिक्यूलर बेसिस के अंदर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ इसको स्टार्ट करूँगी न्यूक्लिक एसिड से, ठीक है। इस टॉपिक को हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? न्यूक्लिक एसिड से स्टार्ट करेंगे। इसके कुछ पॉइंट्स आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर स्टडी किया है। डीएनए की स्ट्रक्चर क्या होती है, आरएनए की स्ट्रक्चर क्या होती है, डीएनए जो डबल हेलिक्स मॉडल होता है, वॉटसन और क्रिक वाला, इन सब की स्टडी आपने की, लेकिन फिर भी हम वापस करेंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए। अब यहाँ वर्ड देखिए न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। अब देखो ऐसे या एसिड तो हो ही गया,
ये तो आपको पता चल रहा है, जिसकी जो पीएच है वो 7 से क्या हो, कम हो, उनको आप क्या बोलते हो, एसिड बोलते हैं। इनकी नेचर ये क्या हो, 7 से कम हो, यानी पीएच 7 से कम हो, उसको आप क्या बोलते हो, एसिड बोलते हो। यहाँ पे एक वर्ड आया है न्यूक्लिक। न्यूक्लिक का मीन्स क्या होता है, ऐसे एसिड जो किस में प्रेजेंट हो, न्यूक्लियस में प्रेजेंट हो, यानी सेल के न्यूक्लियस के अंदर एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, उनको आप क्या नाम दे दो, न्यूक्लिक एसिड नाम दे दो। ठीक है, इतनी ये अब आपसे कोई नहीं पूछता न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, बस आपको नॉलेज की फॉर्म में पता होना चाहिए। एसिड की फॉर्म है जो कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, उसको आप क्या कह दो, न्यूक्लिक एसिड कह दो। अब हमें पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लियस में 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। डीएनए और आरएनए होता है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी बात करते हैं, डीएनए की बात करेंगे। दोनों ही अपने आप में जेनेटिक मटेरियल होते हैं, लेकिन अगर जहाँ डीएनए पाया जाता है उसमें डीएनए पहले जेनेटिक मटेरियल होगा। अगर डीएनए नहीं है, एब्सेंस ऑफ द डीएनए, द जेनेटिक मटेरियल इज द आरएनए, बट पहले क्या होगा, डीएनए। तो पहले डीएनए की स्टडी करेंगे हम लोग। देखो, हमारा चैप्टर 6 था, चैप्टर 6 में हमारा पहला पॉइंट क्या निकला, न्यूक्लिक एसिड निकला, ये पता है। न्यूक्लिक एसिड आपको पता है, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए होता है। न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं एसिड, इसीलिए न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है। इनमें फर्स्ट हमने क्या ले लिया, डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चंस ये बनता है कि जो न्यूक्लिक एसिड है उसको न्यूक्लीन भी बोला जाता है। डीएनए इज आल्सो नोन एज द न्यूक्लीन। वाई, ये आपको कई बार जो एक्सटर्नल आते हैं प्रैक्टिकल लेने के लिए वो पूछ लेते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड है उनको न्यूक्लीन क्यों बोला जाता है। जो डीएनए इज आल्सो नोन एज द न्यूक्लीन। वाई, कि डीएनए है उसको न्यूक्लीन क्यों बोलते हैं और ये नाम किसने दिया। तो हमें डायरेक्टली पता है कि डीएनए इज ए न्यूक्लिक एसिड, द नेचर इज द एसिडिक, एसिड है ये एक टाइप का, फाउंड इन द न्यूक्लियस, फाउंड इन द न्यूक्लियस, सो आल्सो नोन एज द न्यूक्लीन। ध्यान रखना, डीएनए है, एसिड होता है, कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, इसलिए दिस इज नोन एज द न्यूक्लीन। अब इन्हें न्यूक्लीन वर्ड किसने दिया, हु गेव द वर्ड ऑफ द न्यूक्लीन, तो न्यूक्लीन टर्म गिवन बाय द फैड्रिक मेकर, किसने दिया है, फैड्रिक मेकर। तो आप ध्यान रखोगे इस बात को लेकर के कि फैड्रिक मेकर ने 1869 में, फैड्रिक मेकर ने 1869 में डीएनए है उसकी जो एक एसिडिक सब्सटेंस डीएनए की आइडेंटिफिकेशंस न्यूक्लियस में की थी, इसलिए उसका नाम क्या दे दिया, न्यूक्लीन नाम दे दिया। एसिडिक सब्सटेंस, ए एसिडिक सब्सटेंस DNA identified the fabric maker in the nucleus, so is also known as the nuclein। क्लियर हो गई इतनी। फिर उसके बाद में अपन ये देखते हैं कि जो डीएनए है, आरएनए, तो कंबाइनिंग फॉर्म में क्या हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया। तो यहाँ मैं फिर से क्या कह दूँ, जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, या आप जैसे आप डीएनए ले रहे हो तो पहले डीएनए ले लो, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि डीएनए की अगर आप मोलिकुलर स्ट्रक्चर को बताओगे तो क्या न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। डीएनए इज ए लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या हो गए, तो आप ये कह दो डीएनए इज आल्सो मेड अप ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, द न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइनिंग बाय द 3 components, combined by the 3 components। first component is the pentose sugar, pentose sugar। second is the nitrogen bases, और third is the phosphoric acid। तो the DNA is made up of the pentose sugar, nitrogen base and the phosphoric acid। या आप कह दो DNA is a long chain of the nucleotides, the component of the nucleotides is the pentose sugar, nitrogen base and the phosphoric acids।
पेंटोज शुगर। अब मैं डीएनए की बात करी हूँ, आरएनए की बात नहीं करी। और वैसे तो जो पेंटोज शुगर होती है वो 2 टाइप की होती है। एक का नाम तो होता है डीऑक्सी राइबोज पेंटोज शुगर, और सेकंड होती है राइबोज पेंटोज शुगर। तो डीऑक्सी राइबोज पेंटोज शुगर ये किसकी है? डीएनए की है। और राइबोज पेंटोज शुगर किसकी होती है? आरएनए की होती है। अब आपको क्या करना है, पेंटोज शुगर है क्या? मैं बोल रही हूँ पेंटोज शुगर है, तो आपको पता होना चाहिए कि पेंटोज जो शुगर होती है वो एक कार्बन की रिंग होती है। 5 कार्बन की एक क्या होती है? रिंग होती है। ये लीजिए 5 कार्बन। अब यहाँ ये ऑक्सीजन है, कार्बन कहाँ कहाँ है? ये रहा कार्बन, एक कार्बन ये रहा, एक ये रहा, फिर यहाँ एक कार्बन ये, लेकिन तो 4 ही कार्बन हुए, इसलिए मैं इस कार्बन से एक कार्बन को और अटैच करवा देती हूँ। 5 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5। अब यहाँ देखिए ये वाला जो है इसकी वैलेंसी अगर आपको कंप्लीट करनी है तो यहाँ पे आप OH H लगा दो, HOH, है ना। अब ये मैं बात किसकी कर रही हूँ? डीऑक्सी राइबोज पेंटो शुगर की बात की, तो 2 नंबर कार्बन पे ऐसे लगा दूंगी H और OH, H और OH। यहाँ पे क्या लगा दिया? H, और यहाँ क्या लगा दिया? OH। तो देख लीजिए 5 कार्बन की एक रिंग। तो पेंटो शुगर है क्या? 5 कार्बन की एक रिंग होती है, कार्बनिक कंपोनेंट होते हैं, इसको आप पेंटो शुगर बोल रहे हो। तो डीऑक्सी राइबोज पेंटोज शुगर। अब राइबोज क्या है? राइबोज इज आल्सो ए मोनोसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट सुने हैं ना आपने, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, है ना। तो राइबोज अपने आप में क्या है? एक मोनोसेकेराइड से कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होती है। अब यहाँ पे अगर 2 नंबर कार्बन पे H और H लगा है तो इसका नाम क्या कह दो? डीऑक्सी राइबोज पेंटोज। डीऑक्सी, ऑक्सीजन निकल गया। अगर मैं यहाँ पे O लगा दूँ, OH लगा दूँ, H की जगह क्या लगा दूँ? OH लगा दूँ, तब इसका नाम क्या हो जाएगा? राइबोज पेंटोज शुगर हो जाएगा। तो राइबोज एक मोनोसेकेराइड्स होता है। क्लियर हो गई इतनी बात। अब ये पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर, और सेकेंड हमारा क्या रहेगा? नाइट्रोजन बेस। अब पेंटोज शुगर नाइट्रोजन बेस पहले आपस में जुड़ेंगे, कनेक्ट होंगे, और जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड का आप एक नाम दे दोगे। तो वो जो बॉन्ड है उसका नाम आप, नाइट्रोजन से बना है तो नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, नाइट्रोजन ग्लाइको। अब आपको ये पता होना चाहिए जब कार्बोहाइड्रेट के बिटवीन जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है, दो कार्बोहाइड्रेट, जैसे 2 मोनोसेकेराइड है, ग्लूकोज और प्लस ग्लूकोज, आपने ये 11th क्लास में देखा था। 2 ग्लूकोज के बिटवीन में जो बॉन्ड है उसको आप ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हो। क्या नाम दे रहे हो? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तब ये भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म ही तो है, राइबोज ही तो है, ये भी कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है। तो कार्बोहाइड्रेट के साथ में जो भी जुड़ेगा, जो बॉन्ड बनेगा, उसको आप क्या कहोगे? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहोगे। इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर, तो कहाँ से निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल्स? ऑब्वियसली यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो आप नाइट्रोजन बेस लोगे उसके हाइड्रोजन के साथ में H2 निकल जाएगा यहाँ पे, और बॉन्ड कौन सा बनेगा? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो आप इस बॉन्ड का नाम, अभी अपन बनाएंगे बॉन्ड, वैसे आपको पूरा करके दिखाऊंगी, बट अभी तो जो नाम है इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन बेस अटैच होगा, जो बॉन्ड बनेगा उसको एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलोगे। जो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा। तो आपको पता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट होता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट ही है। इतनी बात क्लियर होगी। इसकी स्ट्रक्चर आपको, यानी ये डीऑक्सी राइबोज पेंटोज शुगर है, क्योंकि आप मॉलिकुलर स्टडी कर रहे हो तो इसके लिए मॉलिकुलर स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। वैसे ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने 11th क्लास में भी की थी। अब यहाँ देखो नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस यानी नाइट्रोजन है, और नेचर कैसी होगी? बेसिक नेचर हो जाएगी, कार्बन की रिंग होगी इसके अंदर भी। तो नाइट्रोजन बेस आर द 2, वन इज द प्यूरिन एंड वन इज द पिरीमिडीन। वन इज द प्यूरिन और सेकंड इज द पिरीमिडीन। अब यहाँ देखो, अब प्यूरिन किसको कहोगे? पिरीमिडीन किसको कहोगे? तो कार्बन की रिंग होती है, से प्यूरिन जो है उसमें एक तो होती है 6 कार्बन की रिंग, उससे अटैच होती है 5 कार्बन की रिंग, यानी 2 रिंग प्रेजेंट होती है।
एक 5 कार्बन की रिंग होती है और एक 6 कार्बन की रिंग प्रेजेंट होती है। जो पिरिमिडीन है उसमें एक ही रिंग प्रेजेंट होती है कार्बन की, 6 कार्बन की एक रिंग प्रेजेंट होती है, यानी एरोमेटिक रिंग है। और ये रिंग कैसी होती है? एरोमेटिक नेचर की होती है, चाहे 2 रिंग वाली हो चाहे 1 रिंग वाली हो, एरोमेटिक नेचर की होती है। अब प्यूरीन के स्ट्रक्चर हम लोग बनाए, जैसे एक तो 6 कार्बन की रिंग बनानी है हमें और साथ में नाइट्रोजन भी लगे होते हैं, ध्यान में रखना इस बात का। जैसे मैंने एक तो ये 6 कार्बन की रिंग बना दी, एक कितने कार्बन की बना दूँ? 5 कार्बन की जो रिंग है वो बना दूँ, बना ली 2 रिंग। प्यूरीन के लिए बना रही हूँ, इसमें एक तो 6 कार्बन की रिंग होती है और एक 5 कार्बन की रिंग होती है, बना ली। ये एक 6 कार्बन, अब इसके साथ में क्या लगे होते हैं? नाइट्रोजन लगे होते हैं, कि नाइट्रोजन बेस तभी तो देखो एरोमेटिक, तो मैंने एरोमेटिक रिंग बना दी, नाइट्रोजन लगाऊंगी तभी तो इसका नाम नाइट्रोजन होगा। तो देखो नाइट्रोजन एक तो ये, जैसे जहाँ एक तो यहाँ लगा दूँ नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन ये रहा, एक नाइट्रोजन ये रहा, एक नाइट्रोजन ये रहा, एक नाइट्रोजन ये रहा। तो कितने नाइट्रोजन लगा दिए मैंने आपके सामने? 4 नाइट्रोजन लगा दी। तो प्यूरीन में नाइट्रोजन कितने बताओगे आप? 4 नाइट्रोजन बताओगे। अब बच के क्या? कार्बन लगा दो, 1, जहाँ जहाँ बचे वहाँ वहाँ कार्बन होते हैं, 2, 3, 4, 5, ये लीजिए 5 कार्बन लगा दी। तो इसका मतलब प्यूरीन में क्या हो गए? 4 तो नाइट्रोजन है और 5 कार्बन है। तो ये आप बात ध्यान में रखोगे, नाइट्रोजन कितने हैं? 4 और कार्बन कितने हैं? 5, तो टोटल 9 मॉलिक्यूल्स हो गए इसके अंदर इतनी। अब बच गए, वैलेंसी पूरी करनी है तो आपको पता है, तो डबल बॉन्ड लगाओगे या हाइड्रोजन लगाओगे, सीधी सी बात है, ये आपको पता होती है एरोमेटिक रिंग में। तो एरोमेटिक रिंग में पहले से डबल बॉन्ड, ये लीजिए डबल बॉन्ड है ना, फिर उसके बाद में ये लीजिए डबल बॉन्ड, ठीक है। चलिए जी, इतनी बात क्लियर हो गई यहाँ तक। ये हो गई आपकी प्यूरीन। अब आपको प्यूरीन के स्ट्रक्चर में आपको ये पता होना चाहिए कि एक तो 6 कार्बन की रिंग होती है, एक 5 कार्बन की रिंग होती है, 4 नाइट्रोजन होते हैं और 5 कार्बन होते हैं, ये बात आपको आनी चाहिए। अब आपको पता है कि प्यूरीन जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, ये बात क्लियर हो गई। प्यूरीन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। अब अब देखिए, जैसे मान लीजिए अब ये पूरे नहीं होती, यहाँ पे मैं एक हाइड्रोजन लगा दूँ, है ना, एग्जाम्पल की फॉर्म में यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लगा, तो मैंने क्या कहा था? ये वाला इसके साथ जुड़ेगा, ये ऐसे जोड़ के दिखाऊंगी भी आगे, ये वाला इसके साथ जुड़ेगा, तो यहाँ से देखो H2 बाहर निकल गया, ये वाला जो प्यूरीन है वहाँ यहाँ आ गया। अब कौन सा क्या लगेगा वो अपन धीरे धीरे स्टडी करते जाएंगे, बट थोड़ा सा ध्यान रखो। अब प्यूरीन 2 टाइप के होते हैं, एक प्यूरीन का नाम तो क्या होता है? 2 टाइप के होते हैं ना, एडिनिन, और एक क्या होता है? गुआनिन। तो ये आप ध्यान रखोगे, एडिनिन और गुआनिन। अब एडिनिन और गुआनिन के स्ट्रक्चर है मैं आपको बता दूंगी, आपकी याद रहे तो ठीक है, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ है, यहाँ से मैं जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ऑब्वियसली आपको पता है ना हाइड्रोजन रहेगा यहाँ पे 4 बार, तो इस हाइड्रोजन की जगह मैं NH2 लगा दूँ, है ना, इस हाइड्रोजन की जगह मैं NH2 लगा दूँ, तो ये क्या बन जाएगा? एडिनिन बन जाएगा। तो अपन धीरे धीरे करते जाएंगे, कौन सा क्या है नहीं टाइम वो दिक्कत, लेकिन एक बार आप नाम याद कर लो, एडिनिन और गुआनिन। क्या है? एडिनिन और गुआनिन। चलिए प्यूरिन और बता दूँ थोड़ा सा, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। प्यूरिन में कितने कार्बन की रिंग है? एक ही रिंग है, वो भी कितने? 6। एरोमेटिक होगी, ऑब्वियसली एरोमेटिक होगी, ध्यान में रखना इस बात का, एरोमेटिक ही होगी। फिर इसके अंदर देखिए नाइट्रोजन लगाओगे तो ऑब्वियसली एक नाइट्रोजन तो यहाँ लगाओगे, ये वाली रिंग ही तो ये वाली तो है, बस एक नाइट्रोजन आप यहाँ लगाओगे। फिर उसको बाकी के सब क्या होते हैं? इसमें कार्बन होते हैं, डबल बॉन्डेड बना दो, एरोमेटिक रिंग है तो ये लीजिए। तो ये क्या बन गया? ये प्यूरीन बन गया। जहाँ बच गए वहाँ पे क्या है? कार्बन है, ठीक है। तो आप इसमें देख लो कितने नाइट्रोजन है, वही बात, क्योंकि इसमें ये वाली है, ठीक है, इसमें ये बस ये वाले नाइट्रोजन थोड़े कम हो जाएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, क्लियर होगी इतनी बात। इसमें 3 लेते हो, डीएनए की बात करोगे तब 2 लोगे। डीएनए में एक तो साइटोसिन और एक थाइमीन, साइटोसिन और थाइमीन,
ठीक है। जब आरएनए की बात आती है तो अपन क्या करते हैं, साइटोसिन और यूरेसिल ले लेते हैं, साइटोसिन और यूरेसिल ले अभी अपन डीएनए की बात कर रहे हैं तो साइटोसिन और थाइमीन आते हैं। बाकी की जो नेक्स्ट बात है अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। अब मेरी बात आराम से सुनिए, इतनी बात मैंने आपको बता दी। यहाँ पे ये क्वेश्चन ध्यान में रखेगा, डीएनए को न्यूक्लियन क्यों बोला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस के बिटवीन में कौन सा बॉन्ड होता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। प्यूरिन में एक एरोमेटिक रिंग होती है जिसमें एक 6 कार्बन की रिंग है, एक 5 कार्बन की रिंग है। जो पिरिमिडीन है उसमें केवल क्या है, 6 कार्बन की रिंग प्रेजेंट होती है। कैसे बॉन्ड बनाते हैं, आगे कैसे ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे, इन सब की स्टडी अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। बट उससे पहले ये कि अगर आप लोग मुझसे चैप्टर करना चाहते हो तो ये बात आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताओगे। आज वाली कोई नई बात नहीं थी, हम लोगों ने 11th क्लास में सीखी थी ये बातें, डायग्राम भी बनाए थे। मैंने तब ये कहा था कि इसको अच्छे से पढ़ लो, 12th क्लास में ये टॉपिक काम में आएगा। फिर भी मैं पूरा वापस बताऊंगी, एक एक पॉइंट आपको क्लियर करके दूंगी वापस से, लेकिन आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि आप मुझसे टॉपिक करना चाहते हो। ओके बच्चों, सेफ रहना, सुरक्षित रहना, अच्छे से स्टडी करना घर पे रह कर के, ठीक है। धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा, पूरी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। आप फिर से स्कूलों में जाओगे, अपने फ्रेंड से मिलोगे, आपके जो टीचर्स होंगे उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर पाओगे अच्छे। लेकिन तब तक हमारे पास में केवल यही जरिया है, आप अच्छे से स्टडी कीजिए, साथ साथ में अपनी जो स्ट्रॉन्गेस्ट है उसको बनाए रखिए। जैसे एक पॉइंट दूँ मैं आपको, मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल जुट्ठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट होती, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना।